नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक भर्ती परीक्षा और साथ ही साथ आप सबको पता है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए हमारे यहाँ हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है फ्री क्लासेस। आपको जुड़ना है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। अगर आज पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसी कोने से बैठ करके, तो आपको हमारे साथ जुड़ना है इस फ्री क्लास से। और ये फ्री क्लास आपको पूरा हमारे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते तक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमको करना है कांटेक्ट, और आपको अपना नाम, अपना एड्रेस लिखना है। साथ ही साथ आपको अपना जो टारगेट एग्जाम आपने टारगेट करने के बारे में सोचा है उसके बारे में आपको यहाँ पर कॉल करना है। ठीक है, सॉरी, मैसेज करना है, आपको व्हाट्सअप करना है। डायरेक्ट कॉल करेंगे तो शायद उपलब्ध ना हो कोई। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है जी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6। इस बात को आपको याद रखना है। आप पहले हमें व्हाट्सअप कर लेंगे, देन उसके बाद में अपना टारगेट जो भी एग्जाम है उसको लिख करके हमको सेंड करेंगे, तो आपको हम लोग एक बैच में ऐड कर देंगे। बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है, ये जो हम ऐड कर रहे हैं, क्या वो जो हम ऐड कर रहे हैं जितने भी बच्चों को ग्रुप में, उनके लिए कोई एक अलग से व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है क्या? तो व्हाट्सअप ग्रुप का कोई हम लोग जो बनाए हुए हैं उसका हम लोगों ने कोई वहाँ पर चैटिंग सेक्शन या आप लोगों के कन्वर्सेशन के लिए हमने नहीं बनाया हुआ है। आपने हमें जिस नंबर पर व्हाट्सअप किया हुआ है, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमको पर्सनल वहाँ पर हमको व्हाट्सअप करेंगे। ग्रुप में हमने आपको ऐड इसलिए किया है, एक ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है जहाँ पर सबको हमने एक जगह ऐड किया है जो भी जिस चीज़ से संबंधित है। जैसे ही हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आती है वो आप सबको एक साथ पहुँच जाता है, इसलिए हमने आप सबको वहाँ पर ऐड किया हुआ है। ठीक है, कुछ दिनों में क्या होगा, कुछ दिनों में हमारा एप्लीकेशन जो है थोड़ा सा अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन बन जाएगा, यहाँ पर आप सबको हम लोग ऐड करेंगे और यहाँ पर आप सभी का हर शनिवार को टेस्ट होगा जहाँ पर आप अपनी रैंकिंग देख पाएंगे। तो निःशुल्क क्लास है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको नोट्स नहीं बनाना है, आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू नहीं रखनी है, आपको कंटिन्यू रहना है। कभी क्लास लेट हो जाएगा तो आपको हम लोग बता पाए, टाइम में नोटिफिकेशन दे पाए, इसलिए आप सबको हमने व्हाट्सएप में जोड़ करके रखा हुआ है। आप सबको ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है ऐसा लगेगा, लेकिन आप सब हमारे साथ में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, जितने भी लोग हमको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, अच्छे से आपको याद रखना है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन में महानदी बेसिन, और ये आज आखिरी टॉपिक होने वाला है। आपको याद रखना है, इससे पहले जो हमारे यहाँ प्राकृतिक विभाजन है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य के पठार को पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक विभाजन में महानदी बेसिन, और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। आपको याद रखना है, क्योंकि ये केवल आपका प्राकृतिक विभाजन ही नहीं है, यहाँ से जितने प्रश्न आपके एग्जाम से बनते हैं उन सभी चीज़ों पर चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो आज अगर हमारे साथ आप पहली बार जुड़े तो आपको हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को करना है सब्सक्राइब, साथ ही आपको क्या करना है, बेल आइकन को करना है आपको प्रेस। साथ साथ आपको क्या करना है, आपको करना है हमारे साथ, है ना, लाइक, कमेंट और शेयर। जब आप कमेंट करते हैं तब हमारा यह जो प्रयास हम जो आपके लिए कर रहे हैं वो हमको और भी कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज महानदी बेसिन। तो महानदी बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, हमने एक रफ मैप बनाया हुआ है जिसमें से ये जो है पूर्वी जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के अंतर्गत आता है। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश ये जो है क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार है, आप सबको पता होगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब रोज आप सबको मैंने इसके बारे में, इनका क्षेत्रफल, इनका परसेंटेज आप सबको बता दिया है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको इन सभी का क्षेत्रफल और परसेंटेज लिख के कमेंट करना है। आज आप ये कमेंट कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सबको हमारा प्रयास, हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर कहने से अच्छा है आज आप लोग ये मैसेज कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सब हमारे साथ लगातार पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, इसी को कहते हैं महानदी बेसिन। क्या कहते हैं? महानदी बेसिन। और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। महानदी बेसिन को 2 भागों में बांटा जाता है, आप सबको बताया था मैंने। इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने देखा था 68,064, हम ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 68,064 वर्ग किलोमीटर में हम लोग देखते हैं। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ऐसा भी हम लोग पढ़ते हैं। आप सबको पता होगा इसका परसेंटेज कितना है, 50.34% हम लोग लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप सबको इन चारों का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
ठीक है। महानदी बेसिन को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, एक को कहते हैं सीमांत उच्च भूमि और एक को कहते हैं क्या, एक को कहते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। अब क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या देखना है, थोड़ा सा आपको एक चित्र देखना है, उसके बाद आपको आगे हम ले चलेंगे। ठीक है, ये किस प्रकार से दिख रहा है, आप देखेंगे तो कैसे दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का कटोरा है। क्या है, कटोरा है, देख पा रहे हैं, ये एक कटोरा है, जिसको अगर आप देखते हैं, कटोरे को अगर आप देखते हैं ऐसे, है ना, कुछ इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो देखेंगे कि इसका जो ये बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग है ये, इससे अगर आप इसके साइड की ओर जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसके जो कटोरे का जो दीवार होता है, ऐसा दीवार नहीं बोलेंगे, अगल बगल का जो साइड होता है ना, कटोरे में जो अगल बगल का जो साइड होता है, वो साइड अगर आप देखेंगे तो क्या देखेंगे, ये ऊंचा भाग है, जबकि ये बीच वाला भाग क्या है, मैदान वाला क्षेत्र है। इस टाइप का आपको चीज दिखाई देगा, ये प्लेन वाला चीज आपको दिखाई देने वाला है। कटोरे के अंदर आप देखेंगे तो बीच वाला पार्ट क्या है, एक समतल टाइप का दिखता है और अगल बगल आपको उठा हुआ भाग दिखता है। यही है बेसिकली हमारा ये महानदी बेसिन। महानदी बेसिन में आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर इसके अगल बगल में, इसकी सीमाओं के अंत में, इसकी सीमाओं के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा जी, इसके सीमाओं के अंत में आपको देखने को मिलेगा पर्वत श्रृंखलाओं की सीरीज आपको देखने को मिलेगी। आपको याद रखना है, तो पर्वत श्रृंखलाओं की जब आप सीरीज देखेंगे तो आप पाएंगे, इस पूरे क्षेत्र में आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे कि इस सेंटर से अगर आप इधर आते हैं, इनके छोर में आते हैं, इनकी सीमाओं के अंत में आते हैं, तो आपको उच्च भूमि अर्थात पहाड़ आपको दिखाई देते हैं, पर्वत आपको दिखाई देते हैं इसके आसपास वाले क्षेत्र में। इसीलिए इसको कहते हैं, चूंकि ये सीमाओं के अंत में है और ये ऊंचे भूभाग है, इसलिए इसको कहते हैं सीमांत उच्च भूमि। क्या कहा जाएगा, सीमांत उच्च भूमि कहा जाएगा। आपको याद रखना है, अभी मैप के जरिए से पूरा अच्छे से क्लियर हम लोग करने वाले हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सीमांत उच्च भूमि क्या है, इस महानदी के चारों ओर दो जो आपको पहाड़ों का जो क्षेत्र दिखाई देगा, वो क्या दिखाई देगा जी, आपको ऊंचा भूभाग दिखाई देगा, उसी को कहते हैं सीमांत उच्च भूमि। और ये बीच वाला जो रीजन है, ये बीच वाला रीजन क्या होगा, ये बीच वाला रीजन आपको मैदान के रूप में समतल दिखाई देगा, इसीलिए इसको कहते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है, इस बात को याद रखना है। अब आप बताइए, कोई प्लेन जगह है, ऐसा प्लेन जगह है, इसके सेंटर में ये प्लेन जगह है, ये प्लेन है, इसके अगर आपको बाहर जाना है और इधर मैं बोल रहा हूं कि इधर पहाड़ है, ऐसे पहाड़ हैं, ऐसे मैं बता रहा हूं, ठीक है, आपको पहाड़ दिखाई देंगे ऐसे बाहर की ओर। तो आप जब जाएंगे तो इसके सेंटर से बाहर की ओर, इसकी सीमाओं के अंत की ओर जाएंगे तो आपको कैसी दिखाई देगी जी, ऊंची भूमि दिखाई देगी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए महानदी बेसिन में मध्य से सीमा या सीमांत क्षेत्र की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई बढ़ती है या घटती है, तो आप बताएंगे जी सीमांत की ओर जाना है। अगर मध्य से अगर आपको जाना है, मध्य से सीमाओं के अंत की ओर जाएंगे या सीमांत क्षेत्र की ओर आप जाएंगे तो ऊंचाई में क्या होगी, ऊंचाई में होगी वृद्धि। इस बात को आपको अपने दिमाग में अच्छे से सेट रखना है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ऐसे कंसेप्ट से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ये आपको पुस्तकों में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आप अगर ज्योग्राफी को अच्छे से नहीं समझते हैं तो आपसे ये प्रश्न एग्जाम में कभी नहीं बन पाएगा, आपको लगेगा आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आपको इस दिमाग में इस चीज को अच्छे से सेट रखना है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं महानदी बेसिन को जो दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से आप महानदी बेसिन को देखते हैं तो इसका टोटल क्षेत्रफल कितना होता है, टोटल क्षेत्रफल है 68,064 पढ़ते हैं, परसेंटेज में देखते हैं 50.34% क्षेत्र। ठीक है, दो भागों में देखते हैं इसको, एक को कहते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, एक को कहते हैं सीमांत उच्च भूमि। सीमांत उच्च भूमि की अगर क्षेत्रफल की आप बात करते हैं तो 364 ऐसे ही याद रखने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, पहले भी आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, इसके साथ आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में याद रखना है। ये यहाँ पर इसको ना लिख करके मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है जी, 36 इसको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ के मैदान की अगर आप बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है 31,600 वर्ग किलोमीटर में दिखाई देता है आपको।
इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। एलियन वर्मा सर की किताब में जो लिखा हुआ है उसी को आपको मान के चलना है। यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। प्रीवियस क्लास को पूरा आपको देखना है। शनिवार को जो मैं इस बार टेस्ट लेने वाला हूँ, आप सबका प्रदर्शन इस बार और बेहतर होना चाहिए, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। जो ये छत्तीसगढ़ का मैदान है ये है 31,600 और जो सीमांत उच्च भूमि है वो कितना है 364 वर्ग किलोमीटर। आपको ऐसे ही पढ़ना है क्योंकि ऐसे ही जल्दी याद होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का जो भाग है, छत्तीसगढ़ का मैदान और सीमांत उच्च भूमि, उन दोनों में किसका क्षेत्रफल अधिक है? तो आप बताएंगे सबसे दोनों में कौन अधिक है जी? सीमांत उच्च भूमि वाला क्षेत्र अधिक है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं क्षेत्रफल में कितना कितना विस्तार है 36 3 64 64। ठीक है, आपको याद रखना है इतना विस्तार कहां पर है? सीमांत उच्च भूमि वाले क्षेत्र में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाएं। देखिए अब आपको एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है। आप सबको मैंने जब भूगर्भिक संरचना पढ़ाया था तब मैंने बताया था आर्कियन सेल समूह का विस्तार सीमांत उच्च भूमि वाले क्षेत्र में है और महानदी बेसिन में इसका विस्तार सर्वाधिक दिखाई देता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि आप सबको पता है दंडकारण्य के रीजन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था दंडकारण्य के 75% भाग में पुरातन सेल समूह में आर्कियन सेल समूह का विस्तार है, तो दंडकारण्य के 75% क्षेत्र में है। और दंडकारण्य का क्षेत्रफल कितना देखे थे आप लोगों ने? 39,060 वर्ग किलोमीटर। तो इसका 75% अगर आप निकालते हैं तो निसंदेह इससे कम निकलने वाला है। और इसके पूरे क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है आपको? आर्कियन सेल समूह। इसीलिए कहा जाता है आर्कियन सेल समूह का सर्वाधिक अगर कहीं पर विस्तार है तो वो कहां पर है? सीमांत उच्च भूमि वाले क्षेत्र में। इसीलिए मैंने आपको पहले ही भूगर्भिक संरचना पढ़ा दिया था। ये सभी बातों को आपको रिकॉल करते हुए चलना है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान और सीमांत उच्च भूमि, उस वाले क्षेत्र को पहले हम लोग पढ़ेंगे और साथ में इसके बाद में हम इसको भी पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के मैदान को किस किस सब डिवीजन में या उप विभाग में बांटा गया है? शिवनाथ महानदी दोआब, शिवनाथ पार का मैदान, इसके साथ साथ आप देखेंगे बिलासपुर का मैदान और आपको देखने को मिलेगा हसदो मांड बेसिन। क्या देखने को मिलेगा? हसदो मांड बेसिन। इस चित्र को अच्छे से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, इसी में आपको देखने को मिलेगा महानदी पार का सकरा मैदान। अब ये कैसे बनता है, क्या बनता है? अभी मैप में जब हम लोग चित्र को इमेज को हम लोग पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे तब हमको पता चलने वाला है। ठीक है, आगे देखिए सीमांत उच्च भूमि की बात करते हैं तो इसको 4 भागों में आपको पढ़ना है। एक को कहते हैं पश्चिमी, एक को कहते हैं उत्तरी, एक को कहते हैं पूर्वी और एक तरफ आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी और एक तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा जी? मैकल पर्वत, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में ही आपको दिखाई देने वाला है। चलिए देखते हैं। एक है मैकल श्रेणी, उसके बाद उत्तरी उच्च भूमि, उसके बाद दक्षिणी उच्च भूमि, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पूर्वी उच्च भूमि, जिसको रायपुर उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसी पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको अगर हमने समझ लिया तो ये हमको पढ़ना बेहद आसान होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए आप क्लास को। आज हम जो मैप को मैंने आप सबके लिए बनाने में अगर टाइम लगता है तो थोड़ा सा मैंने आपके लिए पहले ही ड्रॉ कर दिया है। देखिए सबसे पहले हमको सीमांत उच्च भूमि के बारे में समझना है। सबसे पहले हमको किसको समझना है? सीमांत उच्च भूमि को। अभी मैं मैप में बता रहा हूं ना, फिर हम लोग लिखेंगे पूरे डिटेल में इसके बारे में लिखेंगे। अभी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आप याद रखें। सीमांत उच्च भूमि के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं। देखिए ये है हमारा छत्तीसगढ़ का मैप, जिसमें से इसमें 3 संभाग आपको दिखाई देने वाले हैं। 3 संभाग कौन कौन से? अगर हम लोग पहले से इसका नामकरण कर लें, ये जिला आप देखेंगे तो ये है गरियाबंद, ये ऊपर महासमुंद, ऊपर ये वाला जिला क्या होता है? सारंगढ़, बिलाईगढ़। उसका ऊपर अगर आप जाते हैं तो ये शक्ति, ये रायगढ़, ये कौन सा है? कोरबा। नीचे क्या है? जांजगीर चांपा। ये कौन सा जिला है? ये जिला आप देखेंगे जीपीएम गोरेला पेंड्रा मरवाही। ये जिला कौन सा जिला है? बिलासपुर है। ये मुंगेली है। ये अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा है? ये कबीरधाम है। नीचे अगर आप आएंगे तो ये केसीजी जिला है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा राजनांदगांव और नीचे आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? मोला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, जो कि किसका पार्ट था? दंडकारण्य के पठार का। आप सबको मैंने बताया था ये भाग था। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इस वाले पार्ट को मैं पूरा ग्रीन कर दे रहा हूं, क्योंकि इसको हमको अभी छोड़ करके चलना है, क्योंकि इसको दंडकारण्य के पठार में हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये जिला जो है बालोद जिला है। उसके बाद आप देखेंगे ये धमतरी है। धमतरी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा रायपुर। ये है बलौदा बाजार। ये कौन सा जिला है? तो आप देखेंगे बलौदा बाजार के बगल में बेमेतरा। और नीचे कौन सा जिला है? ये जिला है दुर्ग। तो इतने आप देखेंगे, अगर इतने जिलों में विस्तार आपको दिखाई देता है तो ये संभाग वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 संभाग कवर हो जाते हैं, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और
बिलासपुर संभाग। 3 डिवीजन यहाँ पर कवर होते हैं, इसको आपको मान के चलना है। किसके अंतर्गत? महानदी बेसिन के अंतर्गत। और महानदी बेसिन में अभी हम लोग सीमांत उच्च भूमि को ड्रॉ करने वाले हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। सीमांत कहने का मतलब क्या है? जो सीमा के अंत में हो। और उच्च भूमि कहने का मतलब क्या है? वहां पर जो कि अपने आसपास के रीजन से ऊपर उठा हुआ भूभाग, उसको हम लोग कहेंगे उच्च भूमि। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने वहां पर देखा था सीमांत उच्च भूमि में कि सबसे पहले क्या था जी? मैकल पर्वत श्रेणी। तो मैकल पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मानपुर मोला वाला जो क्षेत्र है, यहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये पूरा जाने वाला है कहां तक? ये पूरा जाने वाला है इस गोरेला पेंडा मरवाही तक। आपको याद रखना है, मुंगेली में भी है ना इसका विस्तार, यहाँ से ये पूरा क्षेत्र कहलाने वाला है क्या जी? मैकल पर्वत श्रेणी। अच्छे से आपको याद रखना है, ये कहलाने वाला है मैकल पर्वत श्रेणी। गोरेला पेंडा मरवाही तक इसका विस्तार आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, पहले दिमाग में आपको अच्छे से इसको रखना है कि इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को कहा जाता है मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, आगे बढ़िए और देखिए क्या है। कई लोग बोल रहे थे वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, मैं आपको इसको पहले से बना करके ले आकर के आपको तुरंत बता करके निकल सकता हूं, लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं, बाद में इसको और आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा मेरा आप सबके लिए मानना है। और इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूं। देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है पूरा मैकल पर्वत श्रेणी। इसके बाद आप देखेंगे जी ये मुंगेली जिला है। ठीक है, और ये कौन सा जिला है? आप ऊपर देख पा रहे हैं, मुंगेली के ऊपर आपको कौन सा जिला दिखाई देता है? ये है गोरेला पेंड्रा मरवाही। और ये कौन सा जिला है? ये है कोरबा। ठीक है, तो आप देखेंगे इन जिलों में आपको आपको दिखाई देगा एक पठार, जिसको क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे उसको कहते हैं गोरेला पेंड्रा मरवाही की पठार। क्या कहते हैं? गोरेला पेंड्रा मरवाही की पठार। आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं मैप को अच्छे से ड्रॉ कर ले रहा हूँ जी। आप सबको जिला समझ में आ गया है ना? यहाँ पर देखिए मैप को देखिए थोड़ा सा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक, अच्छे से आपको याद रखना है ये मैकल पर्वत श्रेणी है। देन उसके बाद आप देखेंगे इसी को आप लोग पश्चिमी उच्च भूमि कह सकते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर मैकल पर्वत श्रेणी को एक सीमा के रूप में हम लोग मान लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? इसको पश्चिमी उच्च भूमि नहीं लिखते हैं। यही पश्चिमी उच्च भूमि है छत्तीसगढ़ की, इसको भी आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा आपको देख लेना है यहाँ पर पूर्वी उच्च भूमि। क्या देख लेना है? पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि को भी देख लेते हैं। ये देखेंगे तो ये गरियाबंद है, ये धमतरी है, और ये क्या है? ऊपर देखेंगे तो ये महासमुंद है। यहाँ तक आपको एक ऐसे पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी, एक और पर्वत श्रृंखला ऐसे आपको दिखाई देगी। इसको आप लोग क्या कहेंगे? इसको आप लोग कहेंगे पूर्वी उच्च भूमि। क्या कहेंगे? पूर्वी उच्च भूमि। इसके साथ साथ अगर आपको बोला जाएगा उत्तरी उच्च भूमि तो आप देखेंगे ये है कोरबा जिला, ये है रायगढ़ जिला, और ऊपर आपको देखने को मिलता है क्या? महासमुंद जिला। तो महासमुंद जिला, कोरबा जिला, सॉरी महासमुंद बोलता हूँ जी, सरगुजा जिला। ठीक है, महासमुंद नहीं ना, कौन सा जिला? सरगुजा जिला। ये है कोरबा, सरगुजा, और ये क्या है? रायगढ़। तो इन तीनों जगह में आपको क्या दिखाई देगा जी? एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी। आपको अच्छे से याद रखना है, इस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ। क्या कहते हैं? छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ कहते हैं। इसको आपको याद रखना है, अच्छे से आपको मैप को देखते हुए चलना है। देखिए ये पूरा मैकल पर्वत है, ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी है जो कि कोरबा, रायगढ़ और हल्का सा सरगुजा के दक्षिण क्षेत्र में आपको इसका विस्तार दिखाई देता है। इसी रायगढ़ के इस वाले क्षेत्र को अगर आप देखेंगे, इतने भाग को अगर आप देखेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है लैलूंगा का पठार। क्या कहते हैं जी? लैलूंगा का पठार कहा जाता है। तो आपको याद रखना है लैलूंगा का पठार। ठीक है, आपको याद रखना है लैलूंगा का पठार। सबका नामकरण किया जाएगा, अभी आपको देखते हुए चलना है। ये है लैलूंगा का पठार, और ये क्या है? छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। अभी आपको मान करके चलना है। ये मैकल पर्वत है, इसी को पश्चिमी उच्च भूमि कह सकते हैं। ये पूर्वी उच्च भूमि है जो कि धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के नाम से जानी जाती है। अभी हम लोग नामकरण करेंगे। दक्षिण को देखिए, ये जो दक्षिण है इसमें आप देखेंगे जब ये जो राजनांद गांव है पूरा एक साथ हुआ करता था तब, जो कि अभी मानपुर मोहला अलग हो गया है, आप सब देख पा रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, जो जिला था ये था बालोद, ये ऊपर क्या था? दुर्ग। तो ये राजनांद गांव और दुर्ग पहले अलग अलग मतलब हुआ करते थे, इसी से
दुर्ग से पृथक होकर के बालोद जिला बना है, ये आपको पता होगा। और इस राजनांदगांव से पृथक होकर के खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, और नीचे आप देखेंगे तो मानपुर मोहला बना हुआ है अलग से, है ना। तो आपको याद रखना है, आपको एक पर्वत श्रृंखला याद रखना है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसको कहा जाता है दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। क्या कहा जाता है? दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। आपको पहले अच्छे से याद रखना है, क्या कहा जाएगा? दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। अभी मैंने मानपुर मोहला को छोड़ दिया क्योंकि इसको कहाँ पे लिया जाता है? इसको लिया जाता है, अभी हमने देखा है, दंडकारण्य के पठार में। चलिए आप सभी का नामकरण करते हैं। ये जो आप ऊपर देख पा रहे हैं इसको कहते हैं छुरी उदयपुर की पहाड़ी। उदयपुर की पहाड़ी। आपको सभी का क्या याद रखना है? सभी का आपको बेसिकली विस्तार याद रखना है, क्योंकि विस्तार से ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। छुरी उदयपुर की पहाड़ी। इसके साथ आप देखेंगे ये क्या है? लेलुंगा पठार। क्या है? लेलुंगा पठार। पत्थलगांव ऊपर में है, पत्थलगांव लेलुंगा पठार भी कहते हैं इसी को, क्योंकि जसपुर के पत्थलगांव से लेकर के ये रायगढ़ के लेलुंगा तक फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। ये लेलुंगा पठार है। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पूर्वी उच्च भूमि। क्या कहते हैं? पूर्वी उच्च भूमि। और इसी को क्या कहते हैं? इसका और क्या नाम है? तो इसी को कहते हैं धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। महासमुंद उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दक्षिणी उच्च भूमि। दक्षिणी या दक्षिण उच्च भूमि। और इसी को और क्या नाम दिया गया है? दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, ठीक है। दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि कहने का मतलब क्या है? दक्षिणी उच्च भूमि से है, इस बात को आपको याद रखना है। ये जो पश्चिमी उच्च भूमि है इसको हम लोग क्या कह देते हैं? मैकल श्रेणी। क्या कह देते हैं? मैकल श्रेणी, जो कि आप सबको याद होना चाहिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आपको पढ़ाया था मध्य प्रदेश वाले राज्य प्रदर्शन में, उसी का ये एक प्रकार से पूर्वी कगार है या पूर्वी छोर है, ऐसा आप लोग मान के चलेंगे, ठीक है। कौन सी पर्वत? मैकल पर्वत। तो सभी बातों को आपको दिमाग में रखना है। देखिए, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, लेलुंगा पठार, मैकल श्रेणी, ये आपने देख लिया दक्षिणी उच्च भूमि, ये आपने देख लिया पूर्वी उच्च भूमि। अब आपको देखना है क्या? आपको देखना है एक पठार। आपको एक पठार देखना है जिसको हम लोग किससे बना देते हैं? हम लोग बना देते हैं जी इससे, इस कलर से ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, ये आप देखेंगे कोरबा का ये कटघोरा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये गोरेला पेंडा मरवाही में इस क्षेत्र में, यहाँ से आपको मुंगेली तक आना है, ठीक है। बिलासपुर को छोड़ देना है, अभी यहाँ तक आपको आना है, जहाँ तक मैं अभी यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को आप कहते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार। क्या कहते हैं? पेंड्रा लोरमी का पठार। लोरमी का पठार। तो देखिए, आप देखेंगे इन सभी क्षेत्रों में आपको अलग अलग पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। अभी उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, वहाँ पर हम लोग सबका नामकरण करेंगे, आपको देखते हुए चलना है। जैसे कि आप देखेंगे ये मैकल श्रेणी है, तो मैकल श्रेणी में आप आएंगे, राजनांदगांव में आएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? राजनांदगांव में, राजनांदगांव में आपको दिखाई देगा यहाँ पर कुलझारी की पहाड़ी, खैरागढ़, छुई, खदान। इसके साथ साथ आप राजनांदगांव में क्या देखेंगे? डोंगरगढ़ एवं प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। ऊपर जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर खैरागढ़, छुई, खदान जो गंडई जिला है उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको कबीरधाम जिला दिखाई देता है। और यहाँ पर आपको क्या दिखता है जी? कांदावनी की पहाड़ी। ऊपर जाएंगे मुंगेली, तो मुंगेली में आपको दिखता है सिहावल सागर वाला क्षेत्र, जहाँ से किसका उद्गम होती है जी? मनियारी नदी का उद्गम होता है। ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कौन सा? ये है आपका गोरेला पेंडा मरवाही। और गोरेला पेंडा मरवाही में आपको क्या दिखाई देता है? यहाँ पर आपको दिखाई देता है गोरेला पेंडा मरवाही में एक जगह जिसको आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आप लोग पलमागढ़ की चोटी या पलमा हिल्स के नाम से जानते हैं, गोरेला पेंडा मरवाही। कोरबा में आएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? कोरबा में आपको दिखाई देगा जी, क्या दिखाई देता है? लाफागढ़ की चोटी, चतुरगढ़ की चोटी आप पढ़ते हैं ना, तो लाफागढ़ आपको दिखाई देता है कहाँ पर? कोरबा जिले में। तो ये सभी आपको याद रखना है। उसी प्रकार के छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, तो खुद अपने आप में पहाड़ी, यहीं पर केरता पहाड़, पवन खेड़ा वाले क्षेत्र आपको दिखाई देंगे। लेलुंगा पठार के बगल में यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक पर्वत जिसको कहते हैं लुडेंग की पर्वत। क्या कहते हैं?
लुडेंग की पर्वत, सभी चीजों को आपके दिमाग में याद रखना है। उसी लुडेंग की पर्वत से केलो नदी का उद्गम होती है, ये आप पढ़ते हैं, जो कि महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, जिसके तट पर क्या है, रायगढ़ शहर है, रायगढ़ की जीवनदायिनी कहते हैं केलो नदी को। सब बातों को सुनना है, दिमाग में याद रखना है, वीडियो की लेंथ को आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो आपको इस बात को याद रखना है। आगे देखते हैं, ये है, अगर आप देखेंगे ये है आपका क्या, ये जो जिला अगर आप देख पा रहे हैं जांजगीर चांपा जिला, यहाँ पर आपको एक पर्वत दिखाई देता है जिसको आप लोग कहते हैं दलहा पहाड़। क्या कहते हैं, दलहा पहाड़। इन सब बातों को आपको आगे हम लोग बताते हुए चलेंगे। अभी आपको याद रखना है सीमांत उच्च भूमि वाले क्षेत्र में इन सभी चीज़ों को आपको दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, अब आपको बताते हैं यहाँ पर नदियों का कितना विशेष महत्व है। देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये धमतरी जिले का दक्षिणी छोर है। यहीं पर एक पर्वत है जिसको कहते हैं सिहावा पर्वत। क्या कहते हैं, सिहावा पर्वत। अभी मैं आपको लिखाऊंगा। उसी सिहावा पर्वत से एक नदी की उद्गम होती है, आपको याद रखना है, जो पहले धमतरी, फिर थोड़ा सा कहाँ, कांकेर, कांकेर के बाद में कहाँ प्रवाहित होती है, तो आपको याद रखना है थोड़ा सा ऐसे प्रवाहित होते हुए निकलती है, फिर गरियाबंद, गरियाबंद के बाद में गरियाबंद से थोड़ा सा ऊपर जाती है, रायपुर, गरियाबंद से सीमा बनाते हुए महासमुंद, महासमुंद से बलौदाबाजार, बलौदाबाजार से जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़ और ऐसे होते हुए निकल जाती है उड़ीसा की ओर। ये कौन सी नदी है, ये नदी है महानदी। रिवर सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आपको याद रखना है कुछ इस प्रकार से। किसके बारे में, महानदी के बारे में, सिहावा पर्वत से उद्गमित होकर के आती है। इसी प्रकार आप देखेंगे ये जो आप देख पा रहे हैं मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, यहाँ पर पानाबरस की पहाड़ी है, या पहले आंसर में लिया जाता था पानाबरस की पहाड़ी। अब अगर आ जाए गोडी ग्राम गढ़चिरौली महाराष्ट्र, तब भी आपको मान के चलना है किसका उद्गम होती है जी, यहाँ से उद्गम होती है, ये है शिवनाथ रिवर। ठीक है, फिर आप देखेंगे ये कौन सा जिला पड़ जा रहा है, आप देखेंगे आगे, तो ये है दुर्ग जिला, खैरागढ़। ये कौन सा जिला है, बेमेतरा। फिर ये कौन सा जिला है, याद रखेंगे, ये है मुंगेली, और ये ये जांजगीर चांपा। ये कौन सा है, ये बिलासपुर है, बिलासपुर है ना, नहीं, यहाँ पर हमने इसको गलत बना दिया था जी, इसको आपको याद रखना है। ये जो चोटी हमने बनाया था ना, जांजगीर चांपा तो हमने कहा था, पर ड्रॉ कहाँ पे कर दिया था हमने, उसको बिलासपुर में कर दिया था। ये है जांजगीर चांपा, यहाँ पर आपको याद रखना है। दलहा पहाड़ अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा आपको याद रखना है, ये बिलासपुर है। बिलासपुर के बाद आपको याद रखना है, ये जो आप रिवर सिस्टम देख पा रहे हैं वो कहाँ तक जाके ऐसे जुड़ रही है, ये आप देखेंगे ये है महानदी, और ये जांजगीर चांपा, ये जांजगीर चांपा के पास आकर के मिलती है, इसको आपको याद रखना है, सिवरी नारायण के पास। ठीक है, याद रखना है किसके पास आके मिलती है, सिवरी नारायण के पास आकर के मिलती है, शिवनाथ नदी महानदी से जांजगीर चांपा जिले में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, तो जब ये आप देखेंगे तो आप पाएंगे क्या, आप पाएंगे जी उसी चीज़ पर हमको आज चर्चा करना है। अभी हम रिवर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, तो रिवर सिस्टम पर हमको फोकस नहीं करना है। ये जो आप बीच का पूरा देखेंगे ना, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र आप देखेंगे, ये समझ रहे हैं, इसको जो आप देखते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं जी, बताएंगे इसको क्या कहते हैं आप लोग, दुर्ग रायपुर का मैदान। क्या कहते हैं ये दुर्ग रायपुर का मैदान है, ये बीच वाला क्षेत्र आप देखेंगे, ये पूरा क्षेत्र दुर्ग रायपुर के मैदान के अंतर्गत आता है। इसमें दुर्ग का पूरा क्षेत्र, रायपुर का पूरा क्षेत्र, धमतरी, हल्का सा महासमुंद का क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, है ना। हमने थोड़ा सा बनाया तो है ना, थोड़ा सा बनाया तो है जी महासमुंद। इसके बाद याद रखना है बलौदाबाजार का क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, दुर्ग रायपुर का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये शिवनाथ नदी है, और शिवनाथ नदी के उस पार का जो ये पूरा क्षेत्र बसता है, इसको क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं,
इस क्षेत्र को कहते हैं शिवनाथ पार का मैदान। क्या कहते हैं? शिवनाथ पार का मैदान, क्योंकि ये शिवनाथ नदी और महानदी के बीच का जो क्षेत्र है दुर्ग रायपुर का मैदान कहला रही है। याद रखना है ये जो क्या है, अब ये शिवनाथ नदी के उस पार का क्षेत्र है और मैकल पर्वत के बीच के जो ये भाग है इसको कहते हैं शिवनाथ पार का मैदान। क्या कहते हैं? शिवनाथ पार का मैदान। अगर आप आएंगे आगे तो आप देख पाएंगे जी, ये जो क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये बचा हुआ क्षेत्र है जो कि आप देखते हैं गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। ये जो सकरा क्षेत्र जो कि महानदी के पूर्वी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र, इसको कहते हैं महानदी के पार का सकरा मैदान। क्या कहते हैं? महानदी के पार का सकरा मैदान कहा जाता है। इस वाले क्षेत्र को आपको याद रखना है। तो आपको दिमाग में लोकेशन याद रखना है। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए तो कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि महानदी के सकरा मैदान जो है महानदी की किस दिशा की ओर है, तो आप बता पाएंगे कि पूर्व ओर है। किसके किसके बीच में है, तो आप बताएंगे कि भाई पूर्वी उच्च भूमि और महानदी के बीच में स्थित है ये सकरा मैदान। ठीक है, लोकेशन आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हसदो रामपुर बेसिन पढ़े थे पहले, हसदो रामपुर बेसिन। तो देखिए ये है हसदो नदी, ऐसे महानदी में आकर के मिलती है। आप सबको पता होगा ये कौन सी नदी है, हसदेव नदी है। और हसदेव नदी के बारे में आपको पता है, हसदेव रामपुर बेसिन आपको हमने यहीं पर पढ़ाया था उस दिन। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है हसदेव रामपुर बेसिन के बारे में। ये वाला क्षेत्र जो कि कोयले के लिए फेमस था, हसदेव रामपुर बेसिन, उस दिन जब मैं बता रहा था तो ठीक है। तो ये हसदेव रामपुर बेसिन वाला क्षेत्र है जो कि आप सबको देख पा रहे होंगे, इसके नॉर्दर्न साइड में आपको दिखाई दे रही है। इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ नहीं करते, पहले इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखना ये हसदेव नदी है। इसी अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं हसदेव नदी के साथ साथ आप देखते हैं तो आप देख पाएंगे जी, यहाँ से ऊपर जो सरगुजा है वहाँ से एक नदी का उद्गम होती है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं मान नदी, जो कि इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए कहाँ पे, शक्ति के पास आकर के मिलती है, किससे, महानदी से। और यहीं पर महानदी, मान नदी और लात नदी का संगम होती है। और यहीं पर आपको चंद्रहासिनी माता का मंदिर क्या दिखाई देता है जी, चंद्रपुर आपको दिखाई देता है। नाथालाई मंदिर आपको यहीं पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है, ये है मान नदी जो कि सरगुजा से उद्गमित होकर के आ रही है। ठीक है, मैन पार्ट वाले क्षेत्र से, याद होगा आप सभी को सरबंजा वाटरफॉल मैंने बताया था। और ये है लुडेंग की पहाड़ी और यहाँ से एक नदी का उद्गम होती है, इसको आप कहते हैं केलो रिवर। क्या कहते हैं, केलो नदी। तो ये जो क्षेत्र है आप देख पा रहे हैं, हसदेव नदी और मान नदी के बीच का ये जो पूरा क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इसी क्षेत्र को कहते हैं हसदो मांड बेसिन। क्या कहते हैं जी, हसदो मांड बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। तो हसदो मांड बेसिन क्या है, आपसे कोई पूछे तो हसदो नदी और मांड नदी के बीच का क्षेत्र जो है या उपजाऊ भूमि जो है, इसको कहते हैं हसदो मांड बेसिन। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो मांड नदी है और ये केलो नदी है, इसके बीच का जो क्षेत्र आप देख पाते हैं, ये बीच का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इसको कहते हैं रायगढ़ बेसिन। क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं रायगढ़ बेसिन। तो आपसे अगर कोई पूछ ले रायगढ़ बेसिन का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है, मान नदी और केलो नदी के बीच में है, आप बता पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी बातों को आपको अच्छे से दिमाग में याद रखना है। थोड़ा सा खिचड़ी टाइप का लग रहा होगा आज का मैप, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अभी हम लिखते हुए चलेंगे तो शायद आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, तो इस बात को याद रखना है। साथ ही साथ अब आगे और भी चीज़ें ऐड होंगी, उसको वहाँ पर मैं बताते हुए चलूँगा। यहाँ पर ज़्यादा ड्रॉ कर दूंगा तो ज़्यादा ही यहाँ पर खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके लिखने के बारे में आपके नोट्स के लिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबको मैप समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में, महानदी बेसिन के बारे में लिखना स्टार्ट हम लोग करते हैं। महानदी बेसिन, इसका दो भाग है, मैंने पहले बता दिया, उसको नहीं लिखवा रहा हूँ। क्षेत्रफल में यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर क्षेत्रफल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्षेत्रफल याद रखना होता है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है, 68,064 वर्ग किलोमीटर में लगातार लिखवा रहा हूँ, आपको भी लिखना है। परसेंटेज कितना है, 50.34%, यही हमने देखा था अभी। ठीक है, आगे चलिए विस्तार। तो आपको डायरेक्ट इसका विस्तार कहाँ पर है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे 3 संभाग में, 3 संभाग। ठीक है, 3 संभाग आप बोलना है आपको। कौन कौन सा है, दुर्ग संभाग, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी को छोड़कर। ठीक है,
अब पहाड़ी पर्वत श्रृंखला होगी भैया, वहाँ पर भी गया होगा, लेकिन चूंकि इसका विभाजन कर दिया गया है तो मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ आपको याद रखना है रायपुर संभाग, पूरा रायपुर संभाग। आगे क्या याद रखेंगे रायपुर के बाद? बिलासपुर संभाग। ये आपको याद रखना है। विस्तार कितने संभाग में है? 3 संभाग में है, ये आपको याद रखना है। 3 डिवीजन में कौन कौन से हैं? दुर्ग में, रायपुर में और बिलासपुर में। अच्छे से आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या विस्तार हो गया, ये सब चीज़ हो गई। तो अब क्या हम लोग देखते हैं जी, आगे हम लोग देखते हैं, जब विस्तार वगैरह हम लोग देख लेते हैं तो देखते हैं और यहाँ पर क्या देखते हैं, औसत ऊंचाई की अगर आप बात करते हैं किसके बारे में? महानदी बेसिन के बारे में। तो आपको कितनी औसत ऊंचाई दिखाई देती है जी महानदी बेसिन की? तो आप बताएंगे महानदी बेसिन की औसत ऊंचाई जो है 300 मीटर से कम है। औसत ऊंचाई, ये आपको एग्जाम के लिए जो सीजीपीएससी की तैयारी करें वो याद रख सकते हैं, बाकियों को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, व्यापम वालों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वही याद रख सकते हैं औसत ऊंचाई को। ठीक है, आगे बढ़ें। क्षेत्रफल, प्रतिशत, विस्तार, औसत ऊंचाई हो गई। या यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या सेल क्रम के बारे में बात करते हैं। सेल क्रम जैसे कि हम लोग सभी जगह कर रहे हैं। सेल क्रम की अगर आप बात करते हैं, किस प्रकार के सेल क्रम पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मिलता है आपको कडप्पा क्रम के सेल क्रम आपको दिखाई देते हैं। कडप्पा क्रम की चट्टानें आपको दिखाई देती है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। कडप्पा क्रम के चट्टानें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। कडप्पा के साथ आप क्या देख पाते हैं इन क्षेत्र में? खनिज के रूप में। जहाँ पर कडप्पा मिलेगा वहाँ पर खनिज के रूप में क्या मिलता है जी? चूना पत्थर, मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ आपको क्या मिलता है? चूना पत्थर के साथ आपको क्या मिलता है? डोलोमाइट, हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, डोलोमाइट मिलता है। इस बात को आपको याद रखना है। मुख्य सेल क्रम क्या है? कडप्पा क्रम की चट्टानें। और आपको मैंने बताया था महानदी बेसिन का 50% जो क्षेत्र है वो कडप्पा क्रम की सेल चट्टानों से बना हुआ है, आपको याद रखना है, जिसमें आपको चूना पत्थर और डोलोमाइट की प्राप्ति होती है। इस बात को दिमाग में अच्छे से उतार लेंगे। ठीक है, सेल क्रम, कडप्पा, खनिज, चूना पत्थर, डोलोमाइट। आगे देखते हैं। सेल क्रम के बाद में क्या है, हम लोग बात करते हैं मिट्टियों के बारे में। क्या बात करते हैं? मिट्टी। तो किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो हम देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है जी। तो मिट्टी में आप देखेंगे यहाँ पर मिलती है आप सभी को, एक तो आपको देखने को मिलता है लाल पीली मिट्टी, और इसी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मटासी माटी। छत्तीसगढ़ी में इसका स्थानीय नाम क्या है? मटासी है। लाल पीली मिट्टी का आपको याद रखना है। आगे देखेंगे लाल पीली मिट्टी के बाद में यहाँ पर मिलती है काली मृदा। काली मिट्टी मिलती है यहाँ पर, काली मिट्टी। और इसको क्या कहते हैं? काली मृदा को क्या कहते हैं? हमारे स्थानीय नाम क्या है जी काली मिट्टी का जी? बताइए क्या कहते हैं इसको? कन्हार मिट्टी किसको कहते हैं? कन्हार मिट्टी किसको कहा जाता है? कन्हार मिट्टी कहा जाता है काली मृदा को। इसी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय नाम क्या है? कन्हार, काली मिट्टी का। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सभी चीज़ों को आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, अब मिट्टी देख लिए तो हम लोग फसल को भी देख लेते हैं। तो फसल में आपको याद रखना है, अभी आपको बताया था ना मैं, ये ऐसा आपने ऐसा इसका आकार देखा था, ऐसा आपको मैंने आकार बताया था। ये पूरा जो समतल मैदान वाला क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र में आपको धान, गेहूं और गन्ना जैसे फसलों की प्रधानता दिखाई देगी। धान, गेहूं, गन्ना जैसे फसलों की प्रधानता आपको दिखाई देती है इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी है तो आपको गन्ना की खेती दिखाई देती है। चूंकि यहाँ पर लाल पीली मिट्टी है, मटासी मिट्टी है, जो कि धान के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर आपको धान की प्रधानता दिखाई देती है। और इसका आकार कुछ इस प्रकार से है, इसलिए इसको राइस बाउल ऑफ छत्तीसगढ़ कहते हैं। इसको कहा जाता है भैया धान का कटोरा छत्तीसगढ़ का। किसको? महानदी बेसिन को। और महानदी बेसिन को क्या कहा जाता है? अगर आपको अन्य नाम पूछ ले तो आप बताएंगे अन्य नाम धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा। इसके साथ साथ इसको छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहते हैं, क्योंकि बीच में बसा हुआ है, हृदय स्थल कहते हैं।
ठीक है। छत्तीसगढ़ की आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? यही महानदी बेसिन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्षेत्र में बीच वाला क्षेत्र पूरा मैदान है, इसके अगल बगल में आपको उच्च भूमियां दिखाई देती हैं जो कि पहाड़ के रूप में अभी हमने मैप में समझा भी था उसको। तो आपको फसल में याद रखना है, चूंकि यहाँ फसलें हो रही है, यहाँ पे सिंचाई की साधनें हैं, यहाँ पर अच्छे उद्योग हैं और यहाँ पर यातायात के अच्छे खासे यहाँ पर आपको अवसंरचना का विकास दिखाई देता है। इसीलिए ये क्षेत्र पूरे समूचे छत्तीसगढ़ में सबसे विकसित क्षेत्र में आते हैं, आपको याद रखना है आर्थिक रूप से। ठीक है, तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अन्य नाम क्या है? धान का कटोरा। अगर आप आकृति की बात करते हैं, इसकी आकृति भी एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको आकृति याद रखना है। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है पंखाकार, पंखाकार इसकी आकृति है, या आप कह सकते हैं तस्तरी नुमा आपको आकृति दिखाई देती है। किसकी? महानदी बेसिन की। इतनी बात आपको अच्छे से याद रखना है महानदी बेसिन के बारे में। अब इसके जो जितने भी सब डिवीजन हमने पढ़ा है उसको हम लोग चलो देखते हुए चलते हैं और पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में, किसके बारे में देखेंगे? मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो महानदी बेसिन का जो क्षेत्र है, आप देखते हैं औसत वर्षा के दृष्टिकोण से, अगर हम औसत वर्षा की बात करते हैं, औसत वर्षा के दृष्टिकोण से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। पहली बात आपको याद रखना है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहीं पर आपको दिखाई देगा मैकल पर्वत का जो पूर्वी छोर आपको दिखाई देने वाला है, मैकल पर्वत का पूर्वी छोर, जिसमें आपको मेनली याद रखना है कवर्धा जिला, वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर 40 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ऐसा हमारे यहाँ का क्या कहती है जी? हमारे यहाँ का जलवायु विभाग के द्वारा हमारे यहाँ बताई जाती है। आपको याद रखना है, यहाँ पर औसत वर्षा जो है कम वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और अगर आप बात करते हैं, है ना, इस क्षेत्र में, तो आपको क्या दिखाई देता है जी? कम वर्षा वाला क्षेत्र। कहीं कहीं पर आपको 135 सेंटीमीटर दिखाई देगा, कहीं कहीं पर आपको 120 सेंटीमीटर। इसलिए मैं आपको यहाँ पर उसका आंकड़ा जो है मैंने लिखा रहा हूँ, कम वर्षा वाला क्षेत्र है। आपको याद रखना है यहाँ पर वृष्टि छाया अभी मैं बताने वाला हूँ, है ना, मैकल पर्वत में, ये आपको याद रखना है जनरली। ठीक है, कडप्पा क्रम की चट्टानें मिलेंगी, यानी कि खनिज में चूना पत्थर डोलोमाइट, ये याद रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है, इसका 50% क्षेत्र जो है कडप्पा क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, 50% क्षेत्र जो है कडप्पा क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हम लोग अभी पढ़ेंगे मैकल पर्वत श्रेणी में। ठीक है, चलिए देखते हैं मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में। तो मैं मैप बना ले रहा हूँ, उसको आपको कुछ इसी प्रकार से याद रखना है। ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से याद रखते हैं। इसको आप मान के चलेंगे पूरा ये पूरा मैकल पर्वत श्रेणी है। चलिए, मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने जिलों में है? अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे पहले आप मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में बताएंगे, कहाँ से कहाँ तक आपको इसका विस्तार दिखाई देने वाला है। तो आप सबसे पहले तो इसको आप लोग राजनांदगांव से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? मानपुर मोहला को क्यों नहीं ले रहा हूँ? मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे मानपुर मोहला को, क्योंकि भैया वो जो है उसको हमने दंड कराने के पठार में ले लिया है, इसलिए अब इसको यहाँ से हम लोग मानते हुए चलते हैं। कहाँ से? विस्तार, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पहले आप बोलेंगे राजनांदगांव, फिर राजनांदगांव से कहाँ जाएंगे? ऊपर KCG, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। फिर ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? कबीरधाम या कवर्धा जिसको आप कहते हैं। कवर्धा से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? मुंगेली। मुंगेली से ऊपर आपको याद रखना है GPM, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में आपको इसका विस्तार आपको दिखाई देने वाला है। किसका? मैकल पर्वत श्रेणी का। अब मैकल पर्वत श्रेणी में आपको याद रखना है, जैसे कि इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से एक डिवाइड कर लिए, इसको हमने कह दिया राजनांदगांव जिला, इधर नीचे को यहाँ से इसको हमने डिवाइड कर लिया, इसको हमने क्या कह दिया? KCG जिला, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। ऊपर इसको कह दिया हमने कवर्धा जिला। इसके बाद इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, इसको हमने मान लिया मुंगेली जिला, और इस वाले ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या कह दिया? ऊपर वाले पार्ट को हमने कह दिया गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला। अब चलिए देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको विशेषताओं को याद रखना है। जैसे कि
ये जो है आपका राजनांदगांव जिला। यहाँ पर आपको कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में याद रखना है, जैसे कि एक को कहते हैं डोंगरगढ़ की पहाड़ी, और डोंगरगढ़ की पहाड़ी के पास ही आपको दिखाई देता है क्या, एक छोटी सी और पहाड़ी जिसको कहते हैं प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। ठीक है, कई जगह आपको दोनों को एक ही नाम दिया होता है, आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों एक साथ याद रख लेना है। कहाँ पर है, तो जिला आपको याद रखना है राजनांदगांव में है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी, डोंगरगढ़, माँ बमलेश्वरी, आपने अब कभी नहीं गए, आप कभी नहीं गए तो आपको जाना चाहिए डोंगरगढ़ घूमने के लिए। बहुत ही हमारे यहाँ का प्रसिद्ध माता का मंदिर, आप यहाँ पर एक बार होकर आइए, बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी का मंदिर है और ये डोंगरगढ़ की पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 704 मीटर बताई गई है, ये आपको याद रखना है डोंगरगढ़ की पहाड़ी। साथ याद रखना है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, क्या कहते हैं, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी कहा जाता है। और इस प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बुद्ध की प्रतिमा दिखाई देगी, बुद्ध की प्रतिमा जो कि 30 फीट ऊंची है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध है ना सम्मेलन का आयोजन होता है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है। इस साल जो हुआ था वो 32वें क्रम का था। करंट अफेयर वाली सीरीज में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर आपको इतनी बातें याद रखना है। इसके साथ आपको क्या याद रखना है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है यहाँ पर एक घाटी याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है इस घाटी को क्या नाम दिया गया है, इस घाटी को नाम दिया गया है, याद रखेंगे ब्रिजवानी घाटी। क्या कहते हैं, ब्रिजवानी घाटी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ब्रिजवानी घाटी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो पहला प्रश्न यहीं से बनेगा, तो आप बताएंगे ये मैकल पर्वत श्रेणी का भाग है। मैकल पर्वत के दक्षिणी छोर में राजनांदगांव जिले में आपको ब्रिजवानी घाटी दिखाई देती है, और इसी ब्रिजवानी घाटी में आपको नेशनल हाईवे नंबर 53 आपको जाते हुए दिखाई देगी। इस बात को याद रखना है, नेशनल हाईवे नंबर कितनी जी, 53, इसी ब्रिजवानी घाटी से होकर गुजरती है राजनांदगांव में। तो राजनांदगांव में मैकल पर्वत से जानने वाली कौन कौन सी बातें हैं, डोंगरगढ़, प्रज्ञागिरी और ब्रिजवानी घाटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर एक घाटी याद रखना है, केसीजी जिला में, एक केसीजी जिला है, यहाँ पर एक घाटी याद रखेंगे। इस घाटी को क्या कहते हैं, इस घाटी को क्या कहा जाता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे, इस घाटी को कहा जाता है बैताल रानी घाटी। क्या कहते हैं, बैताल रानी घाटी के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। कहाँ पर है, मैकल पर्वत श्रेणी पर, केसीजी जिला में, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला में, ये राजनांदगांव जिला था। ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, और आपको ऊपर में आपको याद रखना है ये है कबीरधाम जिला। और इस कबीरधाम जिला में आपको इस पीक को याद रखना है, जो मैं यहाँ पर ये पीक बना रहा हूँ, इस पीक को आपको याद रखना है। इसको क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है, इसको कहा जाता है, भैया मैं ये इसको थोड़ा दूर में ले जाकर के लिख दे रहा हूँ, है ना, इस एरो को आप समझेंगे। इस वाले पीक को कहा जाता है बदरगढ़ की चोटी। क्या कहते हैं, बदर, गड़बड़ हो रहा है क्या इस क्षेत्र में लिखना, इसको इस ओर लिख लेते हैं जी। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बदरगढ़ की चोटी। क्या कहेंगे, बदरगढ़ की चोटी कहा जाएगा। इसको आपको याद रखना है, क्या कहा जाएगा, बदरगढ़ की चोटी कहा जाएगा, ये आप याद रखेंगे। बदरगढ़ की चोटी कितनी है, इसकी ऊंचाई 1176 मीटर की ऊंचाई है, 1176 मीटर ऊंची है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और यह पूरे महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी है। महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। कौन सी, तो याद रखेंगे बैताल रानी घाटी के बाद ऊपर जो ये कबीरधाम जिला आप देख पा रहे हैं, यहीं पर स्थित है कौन सी चोटी, बदरगढ़ की चोटी, जो कि यहाँ सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर एक पहाड़ी और याद रखेंगे,
एक पहाड़ी याद रखेंगे, ये पहाड़ी इसको कहते हैं जी कांदावनी की पहाड़ी। क्या कहते हैं? कांदावनी की पहाड़ी कहा जाता है। जो भी आपको कहाँ दिखाई देगा? कबीरधाम जिला में दिखाई देगा। इसको कहते हैं कांदावनी की पहाड़ी। क्या कहते हैं? कांदावनी की पहाड़ी। यहीं से हाप नदी का उद्गम होती है, ये भी आपको याद रखना है, कांदावनी की पहाड़ी। ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या है। ऊपर चलने पर आपको दिखाई देता है मुंगेली, और मुंगेली जिला में आपको याद रखना है सिंहावल सागर। क्या रखना है? सिंहावल सागर। ये स्थान याद रखेंगे। यहीं से आपको दिखाई देगा मनियारी नदी का उद्गम सिंहावल सागर पठार के पास। ठीक है, ये लोरमी के पास मुंगेली में ये जगह स्थित है, सिंहावल सागर। ठीक है, तो ये है मुंगेली जिला। अब मुंगेली के ऊपर जाएंगे तो यह है गोरेला पेंड्रा मरवाही। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर आपको याद रखना है खोंडरी खोंसरा की पहाड़ी। यहाँ से आपको उद्गम होते हुए दिखाई देगी, जो कि जीपीएम जिला में स्थित है खोंडरी खोंसरा की पहाड़ी। यहीं से उद्गमित होती है अरपा नदी। तो इतनी बातों को याद रखना है किसके बारे में? मैकल श्रेणी के बारे में। अब मैकल श्रेणी के बारे में आपको क्या महत्वपूर्ण बात याद रखना है? तो मैकल श्रेणी के बारे में आपको याद रखिए, देखिए ऐसा आप अगर हमारे भारत का मैप बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से आप भारत का मैप बनाते हैं, है ना। तो भारत के मैप में आप देख पाएंगे हमारे यहाँ जो मानसून आती है वो कुछ इस प्रकार से एंट्री करती है। ये मालाबार वाले तट में पहले आती है, उसके बाद ये दो भागों में विभाजित होती है। ऐसे एक को बंगाल की खाड़ी वाली शाखा कहते हैं और एक को अरब सागर वाली शाखा कहते हैं। कुछ जो मानसूनी पवनें हैं कुछ इस प्रकार से एंट्री करती है भारत में, और कुछ पवनें जो हैं कुछ इस प्रकार से एंट्री करती है। और हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ पर स्थित है, ऐसा आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए आप सबको पता होगा मानसून का आना इस प्रकार से होता है, और मानसून वर्षा के रूप में कब बूंद के रूप में बरसती है अगर आपसे पूछेंगे तो आप याद रखिएगा ये पूरा नीचे पूरा ये क्या है? हिंद महासागर है इस वाला क्षेत्र में पूरा, और इधर पूरा क्या है? अरब सागर है, इधर क्या है? पूरा बंगाल की खाड़ी है। इन सभी जगह से ये जो मानसूनी पवनें होती हैं वो क्या करती है? आर्द्रता ह्यूमिडिटी को लेकर के अपने साथ आती है, और आर्द्रता को लेकर के जब आती है तो ये जब किसी पहाड़ से टकरा जाती हैं, इसके रास्ते में कोई पहाड़ जब ऐसे आ जाती हैं तो इन पहाड़ों से टकराने के बाद ये ऐसे ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, और जब ये ऊपर उठने का प्रयास करती हैं तो इनमें होती है संघनन की क्रिया। क्या होती है? संघनन की क्रिया। और संघनन की क्रिया के परिणाम स्वरूप ये जो आर्द्रता युक्त पवनें हैं वो बूंदों के रूप में नीचे टपकना स्टार्ट होती है, और इसी प्रक्रिया को आप कहते हैं वर्षण की प्रक्रिया या वर्षा होने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप सबको देख पा रहे होंगे ये जो पूरा क्षेत्र है आप देख पा रहे होंगे ये हमारे यहाँ पश्चिमी क्षेत्र पर है। इसी को आप लोग मैंने बोला पश्चिमी उच्च भूमि के नाम से भी जान सकते हो। मैकल पर्वत श्रेणी को मैंने कहा था। अब यहाँ से मानसूनी पवनें आ रही हैं, इस वाली शाखा की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो शाखा आ रही है ये शाखा यहाँ पर आकर के टकरा रही है, तो ये वही वाले क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पर जब ऐसे मानसूनें आएंगी और यहाँ पर टकराएंगी तो जब ये ऊपर उठेंगी तो ये वर्षा किधर करेंगी? इस साइड करेंगी कि इस साइड करेंगी? तो आप कहेंगे सर ये तो इस साइड वर्षा करेंगी इस इधर, तो ये मैकल पर्वत श्रेणी का पश्चिमी छोर है कि नहीं? अगर आप देखेंगे तो ये वेस्टर्न साइड है और ये क्या है? ये साइड जो है ईस्टर्न साइड है। तो ईस्टर्न वाला ये जो एरिया है ये पूरा क्षेत्र जो है पूर्वी क्षेत्र क्या रह जाएगा? ये पूरा पूर्वी क्षेत्र रह जाएगा वृष्टि छाया अर्थात मानसून से वंचित वाला क्षेत्र। इसीलिए कहते हैं मैकल पर्वत श्रेणी में मैकल पर्वत श्रेणी का पूर्वी छोर पूर्वी किनारा पूर्वी क्षेत्र किसमें आते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। आपको याद रखना है वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, इस बात को याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो पूर्वी क्षेत्र ही है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में तो वर्षा हो जा रही है मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, क्योंकि संघनन की क्रिया के परिणाम स्वरूप वहां पर वर्षा हो जाती है, यहाँ इस ओर ये लोग आ नहीं पाते हैं। ठीक है, अच्छे से आपको इस बात को याद रखना है। इसमें भी याद रखना है कहाँ पर अगर पूछ ले कोई एक जिला स्पेसिफाई करके अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे भैया वो जिला, एक जिला अगर आपसे कभी पूछ ले तो आप बताएंगे वो जिला है कवर्धा। एक जिला अगर आपसे कोई पूछ ले तो
हालांकि कोई एक जिला नहीं पूछना चाहिए कभी एग्जाम में, लेकिन एक जिला पूछ ले तो वृष्टि छाया के लिए आपको याद रखना है वो एक जिला होगा, कवर्धा जिला। ठीक है, अच्छे से इस बात को याद रखेंगे। ये रहा पूरा मैकल श्रेणी वाला क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। तो अब देखना है हमको उत्तरी उच्च भूमि को। उत्तरी उच्च भूमि को पढ़ेंगे, और उत्तरी उच्च भूमि को पढ़ने से पहले मैं आप सबको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसको कुछ इस प्रकार से हमको बनाना है। सबसे पहले जैसे कि हम लोग कर रहे हैं लगातार, एक तो हमको पहले से एक ऐसे क्षेत्र बना लिए। ठीक है, अभी जिला जिला वाइज इसको हम समझने का प्रयास करेंगे ना इस चीज़ को। आगे देखते हैं। इस जगह को भी आपको समझना है, और एक चीज़ आपको समझना है जो है ठीक है, पहले इसको आप लोग समझ लेंगे। इसको आपको अभी जिला वाइज समझने का प्रयास करना है। देखिए, आपको इसको समझना है पहले तो अच्छे से। इस मैप को आपको समझना है कौन सा क्या जिला है, देन इसके बाद में इसमें हम लोग काम करेंगे। जैसे कि ये जो जिला है ये है कोरबा जिला। ठीक है, ये जो जिला है ये जिला है रायगढ़ जिला। ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं है ना, नीचे यहाँ पर रायगढ़ से नीचे आप लोग देखते होंगे, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं। जब हम अपना अपना वाला मैप बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसको बनाते हैं। देन ये नीचे जाता है, फिर इसको हम लोग सारंगढ़ बेलेगढ़ वाला क्षेत्र कहते हैं, और इसको शक्ति जिला कहते हैं। शक्ति कहते हैं इसको, जांजगीर चांपा कहते हैं। अभी जो मेनली समझना है हमको इन सब में काम समझना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप सबको अच्छे से याद हो। ये बिलासपुर है, और ये उसके ऊपर गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसको आपको समझ के चलना है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में। ये जो मैप आप देख पा रहे हैं, जो आप ये चित्र देख पा रहे हैं, उसमें आपको मैं बार बार बता दे रहा हूँ, इसको 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 आपको लेना है उत्तरी उच्च भूमि के अंतर्गत। ये जो मैंने बनाया है आपको, इसको हमको पढ़ना ही था बाद में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बना दिया है। बाकी आपको समझना है उत्तरी उच्च भूमि के अंतर्गत केवल इतने वाले पार्ट को। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं छुरी उदयपुर की पहाड़ी। क्या कहते हैं? छुरी उदयपुर की पहाड़ी कहते हैं इसको। अब आपसे पूछा जाएगा छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार आपको कितने जिलों में दिखाई दे रहा है, तो आप बताएंगे ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है ना। ये क्या है? सरगुजा का हल्का सा दक्षिणी वाला क्षेत्र आता है, सरगुजा का थोड़ा सा पार्ट। ये देख रहे हैं आप, ये उदयपुर वाला क्षेत्र है। कहाँ पे? रायगढ़ में उदयपुर वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं इसको कहते हैं लैलूंगा का पठार। क्या कहते हैं? लैलूंगा का पठार। लैलूंगा का पठार कहा जाता है इस क्षेत्र को, आपको याद रखना है लैलूंगा का पठार। ठीक है, जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है, देख पा रहे होंगे। उदयपुर भी रायगढ़ में है, और इस छुरी से लेकर के उदयपुर तक का इसका विस्तार है ये पूरा क्षेत्र, इसलिए इसको कहते हैं छुरी उदयपुर की पहाड़ी। कोरबा के छुरी से लेकर के रायगढ़ के उदयपुर तक का इसका विस्तार आपको दिखाई
देता है। तो विस्तार में आप लिख लेंगे इसको, छुरी से लेकर के उदयपुर तक इसका विस्तार। इसमें आपको बहुत सारे पहाड़ दिखाई देते हैं, जैसे आप देखेंगे बिजौरा पहाड़, केरता पहाड़, है ना, इस प्रकार से आपको बहुत सारे पहाड़ इसमें दिखाई देते हैं। अभी आपको वो याद नहीं रखना है, अभी सिर्फ याद रखना है जो उत्तरी उच्च भूमि के अंतर्गत छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, वो कोरबा के छुरी से लेकर के रायगढ़ के उदयपुर तक इसका विस्तार है। और इसका थोड़ा सा उत्तरी विस्तार, या आप कह सकते हैं सरगुजा के दक्षिणी छोर में भी इसका थोड़ा सा विस्तार दिखाई देता है। और इसी के उत्तर में आप लोग रायगढ़ जिले, सरगुजा जिले में आप लोग यहाँ पर क्या देखते हैं जी, यहाँ पर आप लोग देखते हैं एक पहाड़, इसको आप लोगों के लिए मैंने बताया था, इसको हमने क्या नाम दिया था जी, इसको हमने नाम दिया था मातरिंगा की पहाड़ी, मातरिंगा की पहाड़ी। और मातरिंगा की पहाड़ी के बारे में याद रखना है, इसी मातरिंगा की पहाड़ी या इसी छुरी मातरिंगा की पहाड़ी से आपको उद्गमित होते हुए दिखाई देती है रिहन नदी। तो ये रहे आपके उत्तरी उच्च भूमि के बारे में आपको याद रखना है। और आपको मैंने बताया था यहाँ पर कुछ नदियों के बारे में, उन नदियों को भी आपको समझना है। जैसे कि आपको पता है ऐसे इधर से देवगढ़ की पहाड़ी से उद्गमित होकर के एक नदी आती है जिसको आप लोग कहते हैं क्या, आप कहते हैं हसदेव नदी। ये कौन सी नदी है, हसदेव नदी है, हसदेव, हसदेव नदी। और हसदेव नदी के बारे में आपको पता होगा, इसका जो ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है इसी को हम लोगों ने, जिसको मैंने ब्लू कलर से अभी यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसी को हम लोगों ने पढ़ा था हसदो रामपुर बेसिन के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना, ये हसदो रामपुर बेसिन के अंतर्गत हमने देखा था, ये हसदो नदी है। उसी प्रकार से आप देखेंगे क्या, आप देखेंगे रायगढ़ में एक नदी का प्रवाह, आप देखेंगे ये जो पहाड़ है इसको कहते हैं लुडेंग की पहाड़ी। क्या है, लुडेंग की पहाड़ी। टमाटर उत्पादन के लिए लुडेंग, हमारे यहाँ टमाटर की राजधानी कही जाती है, आपको पता होगा। ये है लुडेंग की पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी कहलाती है लुडेंग की पहाड़ी। और इसी पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होती है, इसको आपको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है भैया, आपको पता ही होगा, इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है केलो नदी। क्या कहते हैं, केलो नदी। और यही केलो नदी रायगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। किसकी, रायगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। तो आप केलो नदी देख पा रहे हैं, लुडेंग की पहाड़ी से उद्गमित होकर क्या आ रही है, इसी लैलूंगा के पास स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आप देखिए, ये ऊपर सरगुजा है, सरगुजा में ये वाला जो क्षेत्र है ये मैन पार्ट कहलाता है। और मैन पार्ट से उद्गमित होकर के एक नदी आती है जो कि रायगढ़ और सरगुजा के बीच में सीमा रेखा बनाते हुए आती है। इस नदी को आप लोग कहते हैं मांड नदी। क्या कहते हैं, मांड नदी। और मैंने आपको पहले वाले मैप में बताया है, इन दोनों के बीच का ही जो क्षेत्र है, बीच का ही जो ये वाला क्षेत्र है, इसी को कहा जाता है रायगढ़ बेसिन। यहाँ पर मैप में थोड़ा छोटा बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रायगढ़ बेसिन एकदम छोटा है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये रायगढ़ बेसिन कहलाया जाएगा। मांड और केलो के बीच की जो बेसिन है उसको रायगढ़ बेसिन कहेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे, आपको मैं बार बार बता दे रहा हूँ, इसमें मैंने मैप बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको भी उत्तरी उच्च भूमि के अंतर्गत ले लेंगे। उत्तरी उच्च भूमि में आपको केवल यहाँ से ही लेना है। ठीक है, यहाँ से उधर को ही लेना है। इसको मैंने आपको अभी समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, याद रखना है। तो ये उत्तरी उच्च भूमि के अंतर्गत आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब आप देखेंगे, आपसे पूछा जाएगा, बताइए हसदो मांड बेसिन किसको कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे जी, आप एकदम सिंपल से समझ लेंगे यहाँ पर कि सर ये जो हसदो नदी है और ये जो मांड नदी है, इसके बीच का ही क्षेत्र क्या कहलाएगा, जिसको हम अभी कल पढ़ने वाले हैं। आज चूंकि समय ज़्यादा हो जाएगा इसलिए आज इसको हम लोग नहीं देख पाएंगे। यही जो पूरा क्षेत्र है व्हाइट में जिसको मैं बना रहा हूँ, ये पूरा हसदो और मांड नदी के बीच का क्षेत्र है, इसी को आप लोग कहेंगे हसदो मांड बेसिन। और आप सबको पता है ये हसदो मांड बेसिन किस लिए फेमस है, ये हसदो मांड बेसिन फेमस है कोयला के लिए, कोयला के लिए फेमस है। इसलिए आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है महानदी बेसिन का जो उत्तरी छोर है या उत्तरी सीमा जो है किस प्रकार के खनिज के लिए फेमस है। तो आप बताएंगे यहाँ पर कोयला मिलता है, क्योंकि यहाँ पर निम्नतम क्रम का गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती है। मैंने आपको पहले भी बताया है। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपको दिमाग में अच्छे से याद रखना है। मैप याद रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें देखेंगे जैसे कि अब इसको मैंने क्यों बनाया है, तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे इसको हमने क्यों बनाया है। तो ये देखेंगे, ये गोरेला पेंडा मरवाही है, ये कोरबा में भी इसका विस्तार आपको दिखाई देता है, कोरबा में भी आपको इसका विस्तार दिखाई देता है थोड़ा सा, यहाँ तक आप मान के चल सकते हैं।
किसका विस्तार? आप मान के चल सकते हैं कोरबा में विस्तार जी। ये है पिंडरा लोरमी का पठार। क्या है? पिंडरा लोरमी का पठार है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए इसको कहते हैं पिंडरा लोरमी का पठार। पिंडरा लोरमी का पठार। और इस पिंडरा लोरमी के पठार को अगर आप समझेंगे तो आप देख पाएंगे इस जगह को आप क्या कहेंगे? इसको आप कहते हैं जी पलमा हिल्स। क्या कहते हैं? पलमा हिल्स के आप नाम से जानते हैं पलमागढ़ की चोटी। पलमागढ़ की चोटी। और ये है 1080 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, याद रखना है। गोरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है पलमा हिल्स, इसको याद रखना है। यहाँ पर आपको याद रखना है कोरबा वाले क्षेत्र में एक और चोटी जो कि पिंडरा लोरमी पठार का ही हिस्सा है, इसको कहा जाता है भैया, याद रखना है, कोरबा में स्थित है लाफागढ़। क्या कहते हैं? लाफागढ़। और लाफागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1048 मीटर की ऊंचाई है, आपको याद रखना है। और लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहते हैं। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे लाफागढ़ को। नीचे आप आ जाएंगे तो ये है मुंगेली। और मुंगेली में ये जो पहाड़ है, ये जो चोटी है, इसको कहा जाता है चंदेली पहाड़। क्या कहते हैं? चंदेली पहाड़। और चंदेली पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? 821 मीटर की ऊंचाई है, आपको याद रखना है। ठीक है, याद हुआ अच्छे से? समझ में आ गया क्या? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है उत्तरी उच्च भूमि के बारे में। इसीलिए आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई देता है क्या? आपको दिखाई देता है ये जो पार्ट बच जाता है, जो हल्का सा मुंगेली से लेकर के स्टार्ट होता है ऐसे, इसको हम कल और देखेंगे अच्छे से ना। इस वाले पार्ट को आप कहते हैं बिलासपुर का मैदान। समझ रहे हैं? बिलासपुर का मैदान आप कहेंगे इसको। और बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कहने का मतलब क्या है? बिलासपुर से स्टार्ट करेंगे, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, हल्का सा ये शक्ति वाला क्षेत्र, ऊपर सा सारंगढ़ वाला क्षेत्र, ये पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? ये पूरे क्षेत्र को कहा जाएगा भैया बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए आपको जितना समझना है वो है इतनी बातें, आपको इतनी बातें आपको समझना है। ठीक है, चलिए देखें क्या आगे। आगे देखते हैं, चलो आगे क्या है? आगे है दक्षिणी उच्च भूमि। तो दक्षिणी उच्च भूमि की अगर हमसे कोई बात पूछे तो हमको दक्षिणी उच्च भूमि में क्या याद रखना है? तो दक्षिणी उच्च भूमि में हमको याद रखना है कुछ इस प्रकार से। चलिए देखिए कहाँ कहाँ पर विस्तार है। तो सबसे पहले आप विस्तार समझ लीजिए। विस्तार, विस्तार कहाँ पर है? सबसे मुख्य बात तो यही है। विस्तार इसका है दक्षिणी दुर्ग, दक्षिण दुर्ग में, हाँ दुर्ग जिले में, दक्षिण दुर्ग जिले में, बालोद जिले में मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा आपको दिखाई देता है हल्का सा ना, एकदम हल्का सा पूर्वी मानपुर मोहला में। चूंकि मानपुर मोहला वाला पूरा जिला को हम लोग दंडकारण्य में शामिल कर लेते हैं, इसलिए इसको मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। इसको दुर्ग राजनाथ, अन्य नाम क्या है इसका? दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि कहते हैं इसको, दुर्ग। और कहने का मतलब क्या है, इसके पीछे का मतलब क्या है, तो आप समझेंगे। पहले ये बालोद जो है दुर्ग का ही पार्ट हुआ करता था, है ना। और मानपुर मोहला जिसको मैं बता रहा था अभी, वो राजनांदगांव का भाग हुआ करता था, इसलिए इसको दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि कहते हैं अन्य नाम में। याद रखेंगे। यहाँ पर चोटियों के बारे में याद रखने हैं। एक आपको बालोद जिले में दिखाई देगा, यहीं पर, इसको कहते हैं राजहरा की पहाड़ी। क्या कहते हैं? राजहरा, या इसी को दिल्ली राजहरा कहते हैं ना। दिल्ली नहीं जी, दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा। क्या कहते हैं? दल्ली राजहरा की पहाड़ी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं अगर आपसे कोई पूछे तो इसको कहते हैं, है ना, बालोद जिले में ही स्थित है। ये भी बालोद जिला की बात कर रहा हूँ ना, बालोद। इस चोटी को या ये वाला जो पर्वत श्रृंखला है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पेटे चुआ की पहाड़ी। पेटे चुआ की पहाड़ी। पेटे चुआ की पहाड़ी। और यहीं से खारून नदी का उद्गम होगी, बाद में हम पढ़ेंगे। खारून नदी का उद्गम होती है यहीं से, आप जानते हैं खारून, जिसके तट पर रायपुर शहर स्थित है। खारून नदी इसी पटेचुआ की पहाड़ी से उद्गमित होती है, संजारी बालोद के पास से, पटेचुआ की पहाड़ी से। आगे बढ़िए। अब देखिए ये रहा आपका दक्षिणी उच्च भूमि।
ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है दक्षिणी उच्च भूमि में। आगे देखिए क्या है, आगे देखेंगे पूर्वी उच्च भूमि, और इसी को आप लोग कहते हैं रायपुर उच्च भूमि, क्योंकि ये रायपुर का ही धीरे धीरे से बाद में इसको डिवाइड कर करके बनाया गया, रायपुर को ही अलग अलग जिला, इसलिए इसको रायपुर उच्च भूमि के नाम से भी जानते हैं, पूर्वी उच्च भूमि को। लेकिन इसके अंतर्गत आपको किस किस जिले को सम्मिलित करना है ये आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि ये अपना पूर्व छोर है, ऐसा आपको मान करके चलना है, ये हमारा पूर्वी छोर है। इसके साथ साथ आपको दिखाई देगा ये पूरा, हम लोग कल पढ़ेंगे ना, ये पूरा बीच वाला क्षेत्र हम पढ़ेंगे, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये पूरा उत्तर की ओर दिखाई देगा, इसको कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कल हम लोग इसको देखेंगे। इसको ऐसे 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक जिले को कह लीजिए आप लोग महासमुंद, इसको कह दीजिए गरियाबंद, और ये है धमतरी, ठीक है। और इसको आप लोग कह दीजिए छत्तीसगढ़ का मैदान। इसमें दुर्ग रायपुर का मैदान मेनली शामिल है, दुर्ग रायपुर का मैदान, इसको आप लोग कह सकते हैं शिवनाथ महानदी का मैदान, ठीक है, शिवनाथ महानदी का मैदान आप इसको कह सकते हैं। चलिए देखते हैं अब इन सब के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बात। जैसे कि ये महासमुंद जिला है, यहाँ पर आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी, इसको आप लोग कहते हैं धारी डोंगरी। क्या कहते हैं जी? धारी डोंगरी। धारी डोंगरी याद रखना है। इसी को आप लोग कहते हैं शिशुपाल पर्वत। शिशुपाल पर्वत। ऊंचाई कितनी है इसकी? 899 मीटर की ऊंचाई है, इसको आपको याद रखना है। इसी के ऊपर आपको याद रखना है महासमुंद जिले में ही एक और रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी। और इसी रदन की पहाड़ी से किसका उद्गम होगी जी? यहीं से उद्गमित होती है लात नदी। लात नदी का उद्गम होती है, जो कि जाके मान, लात और महानदी के संगम पर चंद्रपुर के पास में मिलती है, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये है गरियाबंद। गरियाबंद में याद रखना है, ये इस पहाड़ी को आपको नाम देना है, याद रखना है, इसको कहते हैं भातरीगढ़ की पहाड़ी। भातरीगढ़ की पहाड़ी, गौरागढ़ के पास भातरीगढ़ की पहाड़ी याद रखना है आपको। ठीक है, ये है भातरीगढ़ की पहाड़ी, जहाँ से पैरी नदी का उद्गम होता है। पैरी नदी का उद्गम आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ये धमतरी आएंगे तो धमतरी में आपको दिखाई देगा एक पहाड़, इसको कहते हैं आप लोग सिहावा। सिहावा पर्वत कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से किस नदी का उद्गम होती है? तो आपको पता है छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी का उद्गम होती है, ये आप सबको पता है। अब ये महानदी कुछ इस प्रकार से ऐसे फ्लो होती है, तो इसी महानदी का जो ये वाला पार्ट है, जिसको मैं अब पिंक से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि पूर्वी उच्च भूमि और महानदी के बीच में ये सकरी पट्टी के रूप में उपस्थित है, इसी को मैंने पहले वाले मैप में आपको बताया था। इसी को कहा जाता है जी महानदी पार का सकरा मैदान। कल पढ़ेंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो आपको अभी याद रखना है पूर्वी उच्च भूमि में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो विस्तार आपको याद रखना है, कितने जिलों में आपको दिखाई दे रहा है विस्तार? विस्तार आपको याद रखना है धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद आपको दिखाई देने वाला है। अच्छे से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, पूर्वी उच्च भूमि हो गई है, दक्षिणी उच्च भूमि हो गई है, उत्तरी उच्च भूमि हम लोगों ने पढ़ लिया है, मैकल पर्वत हमने पढ़ लिया है, महानदी बेसिन के बारे में हमने डिटेल देख लिया है। तो ये रहे आपके सीमांत उच्च भूमि वाले क्षेत्र। थोड़ा सा आपको मैकल पर्वत में कुछ और अगर बच रहा है तो आप देख लीजिए। हाँ, मैकल पर्वत के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा मैकल पर्वत के बारे में, है ना, कि ये हमारे यहाँ सतपुड़ा का ही पूर्वी विस्तार है। इस बात को मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्या है? सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है, इसको आपको याद रखना है। किसका पूर्वी विस्तार है जी? सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं
दक्षिणी उच्च भूमि ये हो गई, ठीक है। ये है हमारा पूर्वी उच्च भूमि। तो इतना आपको याद रखना है सीमांत उच्च भूमि वाले टॉपिक में। कल हम लोग इसके मैदान के बारे में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए आज की क्लास को यहीं पर हम लोग रोक देते हैं, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।